बिजली महंगी कैसे हुई? 18वां हिस्सा। पावर सेक्टर इंक्वायरी कमेटी के सरबराह मोहम्मद अली को अंदाजा न था कि वो दरिया में रहते हुए मगर मुछों से बीर ले रहे हैं। वो अपने तई मुल्क की खिदमत कर रहे थे और कनाडा से वापस आए थे। कुछ अरसा पहले उन्हें SECP यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जो लोग उन्हें पाकिस्तान में आला ओहदे देते हैं या दिलवाते हैं, उनके पीछे मकसद मुल्क की भलाई नहीं होता, बल्कि वो ज़ाती काम, कारोबार का फरोग और लंबे हाथ मारना चाहते हैं। सवाल ये है कि मोहम्मद अली का नाम कैसे सामने आया कि उन्हें पावर सेक्टर में होने वाली बदमाशियों और 30 साल से जारी करप्शन पर कमेटी का सरबराह बना दिया जाए। हुआ कुछ यूं कि अगस्त 2019 में चंद बड़े बिजनेसमैन इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मिले। जनरल बाजवा ही अहम मामलात को देख रहे थे, जैसे नवाज शरीफ कभी 2013 में वजीर आजम बनकर हुकूमत अपने समधी इसहाक डार के हवाले करके दुनिया के 100 से जायद ममालिक की सैर पर निकल गए थे और अपने तकरीबन 4 साला इक़्तिदार में वो 400 दिन पाकिस्तान से बाहर रहे, जिसमें लंदन के 22 दौरे भी शामिल थे। पीछे हुकूमत इसहाक डार चिल्लाते थे, औरतों और बुरी इमाम और दाता दरबार लंगर कमेटियों के सरबराह भी इसहाक डार थे। यूं समझ लें कि नवाज शरीफ का नाम चलता था मगर हुकूमत डार साहिब चिल्लाते थे। यही मॉडल अब भी चल रहा था। वजीर आजम इमरान खान थे, लेकिन हुकूमत जनरल बाजवा चला रहे थे। जहां खान साहिब अपने यार दोस्तों को वजारतों से नवाज रहे थे, वहीं बाजवा साहिब भी बहुत से नाम उन्हें दे रहे थे जो उनके ख्याल में हुकूमत चलाने के लिए मुफीद होंगे। जनरल बाजवा का ख्याल था कि इमरान खान और उनकी टीम नातजुर्बाकार है, अगर उनकी मदद न की गई तो नाकामी का नज़ला फौज पर गिरेगा, लिहाजा वो किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि इमरान खान नाकाम हो। यूं जनरल बाजवा और जनरल फैज ने सब काम अपने हाथ में ले लिए थे। नतीजा ये निकला कि खान साहब ने कभी हुकूमत का बोझ महसूस ही न किया, न ही सीखने की कोशिश की। खान को तसल्ली थी कि मेरे 2 बड़े भाई बैठे हैं, वो सब संभाल लेंगे। यूं जनरल बाजवा ने रेगुलर इजलास मुनक़िद करना शुरू कर दिए। एक हफ्ते वो अहम बिजनेसमैनों को बिला लेते तो अगले दिन सहाफ़ियों और टीवी एंकर्स का जत्था रात गए बिला लिया जाता, तो अगले रोज़ इमरान खान की काबीना के वजीरों का गिरोह अपनी अपनी वजारत की फाइलें उठाकर उन्हें ब्रीफिंग्स दे रहा होता था। खान के वजीरों और बिजनेसमैनों को आमने सामने बिठाकर भी ब्रीफिंग, सवाल और जवाब के सेशन होते थे। जनरल बाजवा की एक बड़ी खूबी थी कि वो बड़ी देर तक गुफ्तगू करने की सलाहियत रखते थे। अक्सर वो बोलते रहते और दूसरे सुनते रहते, लेकिन वो तल्ख सवालात का जवाब भी तहम्मुल से देते थे। खैर, इस दौरान पावर सेक्टर के मामलात गंभीर होते जा रहे थे। सर्कुलर डेट सर पर सवार था। बिजली के बिल बढ़ना शुरू हो गए थे, क्योंकि डॉलर का रेट एक साल में 110 रुपए से 160 रुपए क्रॉस कर गया था। मुआहदों के तहत बिजली के यूनिट्स को डॉलर्स रेट्स के साथ जोड़ दिया गया था, लिहाजा धीरे धीरे लोगों की चीखें निकलना शुरू हो गईं। मसला ये था कि सब प्लांट्स बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के अदवार में लगे थे। जरदारी साहब ने 2008 में सदर बनकर रही सही कसर पूरी कर दी, जब उन्होंने किराए के बिजली घर मंगवा लिए और 14% तक एडवांस अदायगियां भी रुपयों और डॉलरों में कर दी गईं। इन डॉलरों का स्कैंडल बाद में तुर्की के किराए के जहाज की शक्ल में सामने आया, जिसने कुछ मेगावाट्स बिजली भी पैदा नहीं की थी, लेकिन इसे 70-80 मिलियन डॉलर्स की एडवांस अदायगी कर दी गई। कमीशन खाने वालों में वजीर आजम हाउस के मकीनों से लेकर आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर के बेटे और इस वक्त के वाटर एंड पावर के सेक्रेटरी शाहिद रफ़ी तक सब शामिल थे, जिन्हें दुबई में ऑफशोर अकाउंट्स के जरिए अदायगियां की गई थीं। साबिक सेक्रेटरी पावर शाहिद रफ़ी ने नैब के साथ अतराफी बयान में तफसील से बताया कि करप्शन कैसे हुई और अपने हिस्से के 4 करोड़ रुपए वापस देकर आज़ादी खरीदी। लेकिन बाद में इस कंपनी ने आलमी अदालत से पाकिस्तान पर मुकदमा करके $1.25 अरब का जुर्माना करा दिया था। हुकूमत पाकिस्तान डरी हुई थी कि पावर सेक्टर के मुआहदों को छेड़ा तो वो हमारे खिलाफ आलमी अदालतों में मुकदमात दायर कर देंगे और मजीद जुर्माने होंगे। इससे पहले भी चंद बड़े मुकदमात हुकूमत पाकिस्तान हार चुकी थी, लिहाजा मुआहदे कैंसिल करने का रिस्क लेने को कोई तैयार न था। ये बात तो अंधे को भी नजर आ रही थी कि सियासी हुक्मरानों ने ब्यूरोक्रेट्स और अपने फ्रंटमैन मकामी और ऑफशोर कारोबारियों के साथ मिलकर बहुत महंगे पावर प्लांट्स लगाए थे। कहीं पर भी इन मुआहदों में पाकिस्तान की हुकूमत और उसके अवाम के मुफादात का ख्याल नहीं रखा गया था। लगता था ये सौदे अनार कुल्ली बाजार के किसी दुकानदार ने गाहक के साथ किए थे, जो अपना मुनाफा देखता है, न कि गाहक की जेब अहैसियत। अब जनरल बाजवा और इमरान खान के लिए बड़ा मसला पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट था, जो रोज बरोज बढ़ता जा रहा था। जितना टैक्स इकट्ठा हो रहा था सब पावर सेक्टर को जाना था।
इस पर अरबों का मार्कअप अलग से था। पावर प्लांट्स मालिकान का सर और उंगलियां सब कुछ कड़ाही में था। एक दिन जनरल बाजवा की मुलाकात कराची के एक बड़े बिजनेसमैन से हुई जो हमेशा से GHQ के करीब रहे हैं। वो साहिब वजीर आजम इमरान खान के भी बहुत करीब थे। जनरल बाजवा भी उन्हें बहुत अहमियत देते थे कि उनके बारे तासुर था कि वो कराची के बड़े बड़े बिजनेसमैनों को संभालने की सलाहियत रखते हैं। कराची के बिजनेसमैन इमरान खान और आर्मी चीफ से अपने अपने बिजनेस मामलात पर रियायतें लेने के लिए इन साहिब को ही आगे करते थे। इस बिजनेसमैन ने इमरान खान और जनरल बाजवा को कायल किया कि कारोबार और माशी तरक्की की राह में बड़ी रुकावट नैब है, लिहाजा उसके पर काट दिए जाएं। कारोबारियों के सर से नैब की तलवार हटा दी जाए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स किसी फाइल पर दस्तखत करने को तैयार नहीं थे और काम रुक गए थे। हालांकि शाहिद रफ़ी भी ब्यूरोक्रेट थे जिन्होंने तुर्की वाले केस में तगड़ा माल बनाया था। खैर, इमरान खान ने सदर अलवी से एक नैब ऑर्डिनेंस जारी कराया और कराची की एक तकरीब में कहा कि नैब के पर काट दिए गए हैं। ताजिर अब फिक्र ना करें, खुलकर खिलीं। उन्होंने इस बिजनेसमैन दोस्त की तरफ इशारा करके कहा कि अब वो भी मुतमईन होंगे। अब वही इमरान खान के कराची वाले दोस्त बाजवा साहिब को बता रहे थे कि पावर सेक्टर में बड़े घपले हुए हैं, जिसमें लाहौर के कुछ बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं। बाजवा साहिब ने पूछा, ये काम कौन कर सकता है? कराची के इस बिजनेसमैन ने मोहम्मद अली का नाम दिया जो कनाडा सेटल हो गए थे। इस बिजनेसमैन ने कहा, वो मेरे कहने पर नहीं आएगा, आपके कहने पर आएगा। बाजवा साहिब तैयार हो गए। उन्हें इल्म न था कि इस तजवीज़ के पीछे क्या कहानी थी। कराची के इस बिजनेसमैन के पास आखिर वो मौका आ गया था। अब वो लाहौर के बैकर को इस पावर सेक्टर रिपोर्ट में फिक्स करा सकता था, जिसके पावर प्लांट्स भी थे और वो नवाज शरीफ खानदान के करीबी समझे जाते थे। इन हालात में नवाज शरीफ उन्हें बचा भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो खुद जेल में थे। इस बैकर ने कभी कराची के इस प्रॉपर्टी टाइकून को मुश्किल वक्त में कर्जा देने से इनकार किया था। लाहौर और कराची के दो टाइकून्स की जंग छिड़ चुकी थी। एनर्जी एक्सपर्ट मोहम्मद अली को इस खेल का इल्म न था, जब कनाडा में उन्हें जनरल बाजवा की तरफ से एक अहम पैगाम मिला। दोस्तों, ये मशहूर कालम निगार और सहाफ़ी रूफ कलासरा का कालम था, जो 4 अक्टूबर 2023 को रोजनामा दुनिया में शाये हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। अब से मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।